हेलो गाइस, दिस इज वेदानंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। आज हम थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और उसके बाद हम शॉर्ट में पूरी पूरी का पूरा जितने भी वन वर्ड वगैरह जो क्वेश्चन के आंसर होंगे, हम वैदिक सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये टोटली हमारे यूपीएससी बेस्ड है। और ये मैं जो है ना वैदिक सभ्यता जो है, ये मैं फर्स्ट लेक्चर जो लेऊंगा इसका, इसमें क्या होंगे कि हम आपके सभी वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर वो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। इसकी शुरुआत क्या है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। ये हमें एनसीईआरटी के बेसिस पे है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताएं में आज हम क्या पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषता, आर्थिक विशेषता और सामाजिक विशेषताएं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम राजनीतिक विशेषताएं में पढ़ते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या हमारे राजनीतिक विशेषताएं थी, ठीक है। देखिए, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीकृत शासन मौजूद था, क्योंकि वहां पर माप तोल की प्रणाली एवं नगर निर्माण योजना जैसे पहलुओं के एक रूपता दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या था कि ये केंद्रीकृत था। इसको इसलिए कैसे माना जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ से कुछ में मिलता है कि यहाँ माप तोल और कुछ नगरीय पहलू का भी जानकारी मिलता है, ठीक है। और उसमें क्या, इसमें वाणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग के द्वारा शासन का संचालन किया जाता था, ठीक है। अब देखिए, हम क्या देखते हैं, आर्थिक विशेषताएं क्या था। कृषि के क्षेत्र में देखिए क्या था, संगठित कृषि मौजूद। इसमें मुख्य फसल गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास, काली बंगा से खेत की जुताई के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिले हैं। चावल की खेती का प्रचलन नहीं था, किंतु लोथल या रंगपुर से धान के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। परिवहन एवं भोजन, हड़प्पा वासी घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, किंतु सूतकोटा से घोड़े की अस्थियां के साक्ष्य मिले हैं। अब शिल्प के क्षेत्र में क्या था, वस्त्र उद्योग, मृदभांड उद्योग, हाथी दांत सामग्री निर्मित उद्योग, धातु उद्योग विकसित अवस्था में था। पकी हुई ईंटों के साक्ष्य उद्योग के विकास को सूचित करते हैं। श्रम का विभाजन और विशेषीकरण मौजूद था, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, व्यापार वाणिज्य। हड़प्पा वासी सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं और साथ ही बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे। तो दूसरी तरफ लकड़ी के सामान, वस्त्र, हाथी दांत सामग्री, बहुमूल्य पत्थर की मालाएं निर्यात करते थे। लाजवर्थ बहुमूल्य पत्थर बतखवान से प्राप्त, तांबा गणेश्वर राजस्थान। यातायात के लिए क्या थे, बैलगाड़ी, जल परिवहन के लिए नाव, जहाज, प्रमुख बंदरगाह लोथल। माप तौल प्रणाली, मोहनजोदड़ो से तराजू एवं लोथल से हाथी दांत का स्केल वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। मुहरे, पहचान अंकलन, सील लगाने, व्यापारिक प्रमाण। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन का अभिलेख। दिलमन, बहरीन, माकन, मकरान, मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता संतुलन, हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में। अब सामाजिक विशेषता क्या थी, सामाजिक विशेषता वर्ग विभाजित समाज, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, मातृसत्तात्मक स्वरूप। यहाँ से कुछ सब ऐसे साक्ष्य मिले थे जिसमें मातृसत्तात्मक को स्वरूप देते हैं। विभिन्न प्रजातियों जैसे भूमध्य सागरीय, प्रोटोजोन, लॉयड, मैंगोलॉयड, अल्पाइन आदि मौजूद थे, ठीक है। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट में क्या है, साज सज्जा पर विशेष बल, स्त्री
पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। चंद्रहुड्डो, लिपस्टिक, हड़प्पा प्रसाधन बॉक्स, सूती वस्त्रों का प्रयोग, मनोरंजन, लोथल के एक पासा एवं शतरंज बोर्ड का साक्ष्य, अंत्योष्टि, अपूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाजीकरण, दाह क्रम, R37 कब्रिस्तान। ठीक है, अब देखिए इसके अन्य तथ्य क्या क्या है। जहां तक हम लिपि का बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। यह लिपि मुहर, ताम्रपत्र एवं मृदभांड ऊपर मिली है, जिसमें यू चिन्ह आकार मिलता है। जीव के चिन्हों में मछली जैसा चिन्ह मौजूद है। धोलावीरा में एक द्वार के शीर्ष पर अंकित बोर्ड पर लिपि के साक्ष्य मिले हैं। मुहरें तांबे एवं शैलखड़ी से बनी आयताकार एवं वर्गीकार मुहरें। वर्गाकार मुहर लिपि के साथ पशु आकृति। आयताकार मुहर केवल लिपि। मोहनजोदड़ो पशुपति शिव की मोहर। अब देखिए यहाँ मृद मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में प्राप्त। उपयोग खिलौने के रूप में, धार्मिक कार्यों में भी। पशु आकृतियां जिसमें कुबड़ वाले सांड की मूर्ति सर्वाधिक। मानव मूर्तियों में सर्वाधिक स्त्रियां की मूर्तियां मिली है, जिसमें मातृ देवी माना जाता है। धातु कला, तांबे एक टीन के मिश्रण से कांसे का निर्माण। मोहनजोदड़ो से कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। द्रव्य मोम विधि से बनाई गई। हड़प्पा निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मनके, चंद्रहुड्डो, बहुमूल्य पत्थरें प्लस सिल्क खड़ी। वैज्ञानिक ज्ञान, गणित, धातु विज्ञान, मापतोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान आदि। धार्मिक विश्वास, मूर्ति पूजा प्रचलन। मंदिर नहीं, मातृ देवी पशुपति शिव। नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा प्रचलन। काली बंग और अग्निकंड बलि प्रथा प्रचलन। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से हो गए। अब देखिए, अब हम चलते हैं वैदिक सभ्यता में। देखिए हम वैदिक सभ्यता में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता में जहां तक बात है, वैदिक सभ्यता में हम सबसे पहले इनके बारे में हम परिचय पढ़ते हैं। परिचय के बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये मूल निवासी कहाँ से थे। उसके बाद हम इसके जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत, और हम इसमें जो है ना साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, और बाद में हम पढ़ेंगे साहित्यिक दोनों का हम स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसके ये जो हम आपके लिए हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, मैं आपके लिए खुद बनाया हूँ। उसके बाद देखिए ये क्या है, अब इसका पहले वैदिक सभ्यता के बारे में आपको शॉर्ट में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये आगे वाले लेक्चर में हम थ्योरी लेके आएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, मैं इसको हाईलाइट करते जाता हूँ। सबसे पहले परिचय। ठीक है, परिचय में क्या है कि पूर्व वैदिक काल, ये जो वैदिक काल थे, वैदिक सभ्यता थे, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, पूर्व वैदिक काल है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कब से कब है, 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल है 1000 BC से 600 BC। ठीक है, हम ये बता दूं, ये पूर्व वैदिक काल जो है इसे ऋग वैदिक भी काल बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए वैदिक शब्द वेद से बना है, और जिनका अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, इसके निर्माता कौन है, आर्य संस्कृति शब्द, जिनका अर्थ श्रेष्ठ होता है। ठीक है, वेद का जो आर्य जो वर्ड आए हैं, इसका मेन जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ मीन्स ये जाति का श्रेष्ठ नहीं, जाति की ये भाषा की श्रेष्ठ है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों का मानना है ये मूल निवासी कहाँ के थे। ठीक है, अब देखिए ये मूल निवासी जो थे, मैक्स मूलर का कहना है कि ये मध्य एशिया के थे। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपूर्णानंद इन्हें अल्पास पर्वत यूरेशिया से, इन्होंने यूरेशिया से मूल निवासी, इनका कहना है कि ये जो है ना यूरेशिया के हैं। ठीक है, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनका आर्कटिक जो
उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव पे इन्होंने बताते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको ऐसा सबका हम देखते हैं क्या क्या सबके हैं। उत्तरी ध्रुव जैसे हमारी ये ग्लोब में उत्तरी ध्रुव यहाँ हो गए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या कहना है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए हुए थे, जो वैदिक सभ्यता के थे ये तिब्बत से आए हुए थे। अब देखिए हम इनका स्रोत देख लेते हैं, जानकारी के स्रोत कितने हैं। इनके जानकारी के स्रोत दो हैं, एक है साहित्यिक और एक पुरातात्विक, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए हम पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है। पुरातात्विक स्रोत में जैसे पीछे बता चुका हूँ कि इसमें हमें कुछ जो है ना लिखित चीजें नहीं है, अगर है भी तो उसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत में क्या क्या है। एक है बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। ये 1400 बीसी के इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख है। पूर्व वैदिक काल गैरिक मृदभांड और उत्तर वैदिक काल ये चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में हम क्या 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 है। साहित्यिक स्रोत में हमारा ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद है। अब देखिए मैं वन बाय वन बताता हूँ कि ये ऋग्वेद में क्या थे और सामवेद क्या थे और फिर ये यजुर्वेद क्या थे, अर्थवेद क्या थे, अथर्ववेद क्या थे। आपको ये एक चीज, आपको ये वेद के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सबसे पहले देखिए ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। इसका संकलन करता कौन है, इनका संकलन करता है कृष्ण द्रौपयान और वेद व्यास, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं जिनको मंत्र बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया है। उसके बाद ये तृतीय मंडल गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्र के द्वारा, इसमें ना गायत्री मंत्र क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है ना कौन से मंडल में ये इनकी व्याख्या की गई है, ठीक है। तो इनका आप याद रखिए तीसरे मंडल में किया है, तृतीय मंडल में, ठीक है। अब 7वां मंडल में क्या है, इसमें दगराज युद्ध है, दगराज युद्ध के बारे में ये 7वां मंडल में है। और ये 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में है, ठीक है। अब 10वां मंडल में क्या है, वर्ण व्यवस्था व उल्लेखनीय, इसमें वर्ण व्यवस्था के उल्लेखनीय देते हैं। अब देखिए सामवेद में क्या है, सामवेद में हमें संगीत का वेद है, इसे हम संगीत का वेद भी बोलते हैं। सामवेद को क्या संगीत का वेद बोलते हैं, क्योंकि इसमें 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो अभी 7 स्वर हैं ध्वनि के, ये हमें सामवेद से पता चलता है। तो इससे हमें क्या क्या कि ये सामवेद जो है ये हमें संगीत का वेद बोले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद में हमें क्या है, यज्ञ के विधियों के संबंध में है। इसमें यजुर्वेद में है, इसमें जितने भी यज्ञ होते हैं उनके संबंधित जो भी हैं ये हमें यजुर्वेद से मिलते हैं। और ये अथर्ववेद है, इसमें जादू टोना वर्गीकरण आदि का वेद है। इसे अथर्ववेद को ब्रह्म वेद श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, ठीक है। इसका इसे जितने भी हैं ये सबसे बड़ा वेद माना जाता है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ये अथर्ववेद सबसे बड़ा वेद है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक ये चार्ट देखिए, आप ये चार्ट को ध्यान से देखिए। ये चार्ट को मैं आपको एक एक करके मैं डिफाइन करते जाता हूँ। इसमें हम मेनली क्या क्या है कि हमारे चार्ट में जो भी है, ये चार्ट में आपको शॉर्ट में ये याद रखने के लिए ये चार्ट बना हुआ है और आपको एक बार में समझ हो सके तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे क्या है इसमें वेद के नाम है, उसके बाद इसके अद्वैता है, उसके बाद इनके उपवेद हैं, उपनिषद हैं और आरण्यक है। अब देखिए ये आरण्यक क्या है, वो सन्यासी जो जंगल में रह के वन में लेकर अपना वेद वगैरह लिखा करते थे। अब देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद का इसको अध्येता कौन है, होत्री है, ठीक है। इसका होत्री है। और इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। और इसका उपनिषद क्या है, कौशिकी और एतस्य, ठीक है। अब इसका जो ये है, इसे ये कौशिकी और कौशिकी और एतस्य इनके आरण्यक भी हैं। अब देखिए सामवेद क्या है, उद्गाता है, ठीक है, उद्गाता है। और इनका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। और इनका उपनिषद है केन छान दोष दोम। और इनके क्या है, जैमिनी छान दोष, ठीक है। अब यजुर्वेद है, यजुर्वेद के इनके अध्येता नहीं है, इनके क्या है धनुर्वेद है उपवेद में। और क्या है तैत्तिरीय मैत्रनीतिक और इनका जो
आरण्यक है वो तैत्तिरीय है, ठीक है। और अथर्ववेद में ये ब्रह्मा है और शिल्पवेद इनके उपवेद हैं। इसके क्या है, मांडुल्य और मुंडक प्रश्न ये इनके उपनिषद है, ठीक है। तो हम ये शॉर्ट में हम आपको ये वैदिक सभ्यता के बारे में बताए, और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा हम जो है ना क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन लेके आएंगे जो आपको थोड़ा और डिटेल में मिल जाएंगे। ये आपके सिर्फ और सिर्फ एक पृष्ठभूमि की तरह आपको ये शॉर्ट में आए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस मैं इतना ही लेना चाहता हूँ, और आप याद रखिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट ही है। जो भी है, अगर ये आप एसएससी और एमटीएस जैसे एग्जाम, एसएससी एमटीएस के एग्जाम देते हैं, तो इसमें आपके जो वन वर्ड क्वेश्चन है वो आपको ये जो है ये यहाँ से आपको मिलेंगे, यहाँ से आपको ये पक्का मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने भी है यहाँ ही नहीं, अगर आप कोई भी कंपटीशन के बारे में तैयारी करते हैं गवर्नमेंट कंपटीशन में, अगर वहाँ के सिलेबस में ये एंशिएंट हिस्ट्री है तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। बस मैं अब इतना ही। जय हिंद, जय भारत।